टू बी कंटिन्यूअस बीए थर्ड ईयर ज्योग्राफी के भौतिक विभाग चल रहे थे भारत के, स्थलाकृतिक प्रदेश चल रहे थे, जिसमें हमने हिमालय पर्वतीय प्रदेश का भौतिक विभाजन आपको बताया था। आज हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण और उत्तर भारत के विशाल मैदान के बारे में आपको बताएंगे। जैसा कि आपको मानचित्र में दिखाई दे रहा होगा, ये भारत का मैप है और इस भारत के मैप में ये हिमालय ऊपर, ये संपूर्ण क्षेत्र हिमालय पर्वतीय क्षेत्र है। पश्चिम से लेकर के पूर्व तक 2500 किलोमीटर लंबाई में ये फैला हुआ है। और प्रादेशिक दृष्टि से हिमालय को हमने आपको बताया था कि भौतिक दृष्टि से हिमालय को 3 भागों में बांटा गया है, मान हिमालय, लघु हिमालय और उप हिमालय। वो हमने आपको बता दिया। प्रादेशिक दृष्टि से भी हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है। पहला जो हिमालय है वो हिमाचल हिमालय के नाम से जाना जाता है। हिमाचल हिमालय ये सिंधु नदी के मोड़ से सतलज नदी के मोड़ तक जो इसका विस्तार है, ये सिंधु नदी मोड़ है और ये सतलज नदी का मोड़ है। यहाँ पर इन दोनों के मध्य में ये हिमालय का विस्तार फैला हुआ है, जिसको हिमाचल हिमालय के नाम से जाना जाता है। इसकी लंबाई जो है वो 570 किलोमीटर है हिमाचल हिमालय की। ये जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। इसका अधिकांश जो विस्तार है वो जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। ये यहाँ जम्मू कश्मीर है और यहाँ हिमाचल प्रदेश है। इन दोनों राज्यों में इसका विस्तार है। इस भाग को पर्वत श्रेणियां, इस भाग की पर्वत श्रेणियां पीर पंजाल श्रेणी, धौलाधर, जासकर आदि हैं। इसका दक्षिणी भाग वर्णाच्छादित है और उत्तरी भाग जो है वो शुष्क है या बर्फ से ढका हुआ रहता है। इसमें बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री आदि प्रमुख स्थान हैं, इसके अंतर्गत आते हैं। दूसरा हिमालय है कुमायूं हिमालय। ये कुमायूं हिमालय उत्तरांचल में फैला हुआ है। कुमायूं गढ़वाल जिला है, उस क्षेत्र में इसका विस्तार है। ये सतलज नदी से, इसका विस्तार सतलज नदी से लेकर के कोसी नदी के मध्य, सतलज से कोसी नदी के मध्य जो हिमालय फैला हुआ है उसको कुमायूं हिमालय कहते हैं। इसकी जो लंबाई है वो 320 किलोमीटर, 320, ये 570 किलोमीटर है इसकी लंबाई। इसके अंतर्गत कुमायूं हिमालय के अंतर्गत त्रिशूल पर्वत, केदारनाथ, बद्रीनाथ आदि प्रमुख चोटियां हैं। चमोली के वगैरह इसके अंतर्गत आते हैं। समझे, कामेत पर्वत इसका जल विभाजक का इसका कार्य करता है। यहाँ पर बियाकार घाटी और जो कैनियन पाए जाते हैं, कुमायूं हिमालय है। अगला जो है वो काली नदी से तीस्ता नदी तक नेपाल हिमालय का विस्तार है। ये विश्व का सर्वोच्च हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है इसी में, जिसमें कंचनजंगा और धौलाधर, माउंट एवरेस्ट आती है। समझे नहीं, ये ऊंची ऊंची पर्वत श्रेणियां हमेशा बर्फ से ढकी रहती हैं। इनमें अनेक ग्लेशियर, इनसे नदियों का निकास होता है। इसके बाद इसको आगे इसको असम हिमालय कहते हैं, जो असम और भूटान और अरुणाचल प्रदेश इसमें फैला हुआ है, जिसमें नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय आदि राज्यों की पर्वत श्रेणियां भी आती हैं, जिनको पूर्वी पहाड़ियां कहते हैं। ये भी हिमालय का ही विस्तार है। ये म्यांमार या बर्मा के अराकान योमा पर्वत श्रेणी तक फैला हुआ है हिमालय का विस्तार। इसमें ये काली नदी से 30 ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक इसका विस्तार है। इसकी जो लंबाई है वो 740 किलोमीटर,
740 किलोमीटर लंबाई में फैला हुआ है और इसमें चुमुलारी, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट इस नेपाल हिमालय में आती है और इसके अंतर्गत असम हिमालय में लगभग जम्मू सांसली, कुला कांगड़ी, लाहौल स्पीति आदि ऊंची ऊंची नामचा बारवा आदि पर्वत श्रेणियां इसके अंतर्गत आती हैं। इसके बाद असम गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियां भी इसी में अंतर आती है। नागा, पटकोई, बुम, लोसाई ये आदि पर्वत श्रेणियां पूर्वी पहाड़ियों के नाम से जानी जाती है। सघन वृक्षारोपण है, इनका सघन वन पाए जाते हैं, आगमन के लिए दुर्गम है, समझे नहीं। और तीव्र पहाड़ियाँ ये यही इसमें मेघालय में गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियाँ हैं। या विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है चेरापूंजी मौसिनराम में। तो ये हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण है। इसके बाद में हम दूसरा भौतिक विभाग हम आपका लेते हैं। ये दूसरा विभाग है जिसको उत्तर भारत का विशाल मैदान कहते हैं। उत्तर भारत का जो ये विशाल मैदान है, ये उत्तर भारत का विशाल मैदान, ये दूसरा भौतिक विभाग है इसका। आज हम जिसको समझाएंगे, उत्तर भारत का विशाल मैदान हिमालय के दक्षिण में और प्रायद्वीपीय भारत के उत्तर में फैला हुआ है। पश्चिम से पूर्व की तरफ इसकी लंबाई लगभग 2400 किलोमीटर है। इसकी चौड़ाई जो है वो 150 से 480 किलोमीटर है। 150 से 480 किलोमीटर। ये यहाँ तो 480 किलोमीटर है, यहाँ ये 150 किलोमीटर है इधर असम में, और ये बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल में। ये इसकी चौड़ाई है। ये विश्व के सबसे उपजाऊ मैदानों में से सबसे उपजाऊ मैदान है। सबसे अधिक जनसंख्या विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या इसी में रहती है। सब विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या का भरण पोषण करने में सक्षम ये मैदान है। ये उत्तर भारत का विशाल मैदान कहलाता था पहले, लेकिन चूंकि सिंधु नदी और उसकी कुछ नदियों का मैदान पाकिस्तान में चला गया पाकिस्तान विभाजन के बाद, इसलिए इसको गंगा, सतलज, गंगा, ब्रह्मपुत्र के मैदान के नाम से जाना जाता है। चूंकि ये आकार में बहुत बड़ा है, इसलिए इसको उत्तर भारत का विशाल मैदान कहते हैं। ये उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है, ये कांप मिट्टी से बना हुआ है, सबसे उपजाऊ है, समतल है। इस मैदान की का जो ढाल है वो पश्चिम से पूर्व की ओर है, बंगाल की खाड़ी की तरफ है। ढाल का क्रम की जो प्रवणता है वो बहुत कम है, इसलिए समतल है, सुप्रवाहित है। इसमें कांप मिट्टी नदियों द्वारा लाई गई कांप मिट्टी से निर्मित है। नदियों को इस कांप मिट्टी के जवाब 2 या 3 हजार मीटर गहराई तक है। ये अभी नहीं बना है, बहुत पहले बहुत नीचा था, क्योंकि यहाँ पर पहले तैथिस महासागर था जिसमें नदियों द्वारा कांप मिट्टी बिछाई गई, अवसाद जमा होते गए थे। इसकी गहराई बहुत अधिक है। इस मैदान की मिट्टी कम से कम 2000 या 3000 मीटर गहराई इस मैदान की है। ये पंजाब, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, कुछ बिहार, झारखंड का कुछ हिस्सा, पश्चिम बंगाल, इन राज्यों, संपूर्ण राज्यों का क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। विश्व की 40%, भारत की 40% जनसंख्या इसी मैदान में निवास करती है। ये कृषि की दृष्टि से बहुत ही उत्तम है। यहाँ पर सभी प्रकार की खाद्यान्न फसलें, नकदी फसलें, औद्योगिक फसलें, तो ये सब फसलें सभी यहाँ पर होती हैं। और यहाँ पर गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियों व उसकी सहायक नदियों द्वारा उपजाऊ मैदान है। यहाँ इसको तलछट के जमाव पाए जाते हैं। भौगोलिक दृष्टि से इस उत्तर भारत के विशाल मैदान को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है बेटा भावर प्रदेश, भावर। दूसरा है
ये 4 भौगोलिक वर्गीकरण है। इस मैदान का भौगोलिक जो वर्गीकरण है वो 4 प्रकारों में बांटा गया है: भामर, तराई, भांगर और खदर। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लेते हैं भामर प्रदेश को। तो भामर प्रदेश में आप ये मानो कि ये शिवालिक के पर्वत पदीय क्षेत्र में ये प्रदेश फैला हुआ है। यहाँ 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में ये मैदान का विस्तार है। इसमें नदियां पर्वतीय क्षेत्रों से आकर के बड़े बड़े कंकड़ पत्थर रेत बजरी को आकर के पर्वत पदीय क्षेत्र बिछा देती और वहां पर अनेक जलोत्पन्न और जलीय समूहों का निर्माण हो जाता है। यहाँ पर नदियों का जो जल प्रवाह है वो भूमिगत रहता है। कैसा रहता है? भूमिगत रहता है। इसलिए ये नदी की घाटी में कहीं भी वर्षा का जल यहाँ पर दिखाई नहीं देता है और यहाँ पर ये कृषि की दृष्टि से अनुपयुक्त क्षेत्र है। यहाँ लंबे जड़ों वाले वृक्ष पाए जाते हैं, इसको भांवर कहते हैं। ये 8 से 16 किलोमीटर लंबाई में नदियों के पर्वत पदीय क्षेत्रों में फैला हुआ है। दूसरा क्षेत्र तराई क्षेत्र भामर प्रदेश के दक्षिण में, जहां पर भामर प्रदेश की नदियों का भूमिगत जल पुनः धरातल पर दिखाई देने लग जाता है, उसको तराई प्रदेश कहते हैं। यहाँ पर सघन वन पाए जाते हैं, जंगली पशु पाए जाते हैं, वन्य जीव पाए जाते हैं, लंबी लंबी घासें पाई जाती हैं। यहाँ जल का अनियमित प्रवाह रहता है, इसलिए दलदल भूमि भी पाई जाती है तराई प्रदेश में। समझे नहीं? और वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तरांचल सरकार द्वारा इन दलदलों को सुखा करके कृषि की संभावनाएं बढ़ाई जा रही है, कृषि क्षेत्र में तब्दील किया जा रहा है। क्योंकि नदियों का अनियमित प्रवाह होने के कारण यहाँ पर दलदली भूमि पाई जाती है। लेकिन ये सघन वनों से आच्छादित भूमि है। यहाँ बड़ी बड़ी हाथी घास, कांस घास, ऐसी घासें पाई जाती है, वन्य जीव पाए जाते हैं अनेक प्रकार के, इसलिए ये इसको तराई क्षेत्र कहते हैं। तीसरा है भामर प्रदेश। प्राचीन कांप मिट्टी से निर्मित वे ऊंचे मैदान, प्राचीन कांप मिट्टी से निर्मित वे ऊंचे मैदान, यहाँ पर बाढ़ का जल नहीं पहुंच पाता है, वो भामर कहलाता है। ये भामर क्षेत्र है, इसके दक्षिण में फैला हुआ है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और बिहार में भी इसका कुछ हिस्सा है। और चौथा इसका जो भाग है वो है खदर प्रदेश। खदर प्रदेश, जहां पर नदियां प्रतिवर्ष मिट्टी की नई कांप मिट्टी की नई परत को बिछा देते हैं। यहाँ पर नदियों के बाढ़ का जल प्रतिवर्ष पहुंच जाता है, इसमें सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं होती है। सबसे उपजाऊ मैदान है ये खादर प्रदेश, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। खादर प्रदेश, यहाँ पर प्रतिवर्ष नदियां अपना जल इन खादरों में भर देती हैं, मिट्टी की नई परत को बिछा देती है। समझे? उसको हम खादर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। ये सबसे उपजाऊ मैदान है, यहाँ पर सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। तो पुणे में तुमको बताया था भामर प्रदेश। ये भामर प्रदेश 8 से 16 किलोमीटर लंबाई में शिवालिक के पर्वत पदीय क्षेत्र में पाया जाता है, जहाँ पर नदियों का जल भूमिगत रहता है। तराई क्षेत्र, जहाँ पर भामर प्रदेश की नदियों का जल, जो भूमिगत जो जल है वो पुनः धरातल पर प्रकट हो जाता है। सघन घास पाई जाती है, दलदली क्षेत्र पाए जाते हैं, जल का अनियमित प्रवाह पाया जाता है, तराई क्षेत्र कहलाता है। भामर प्रदेश पुरानी कांप मिट्टी से निर्मित वे ऊंचे मैदान, जहाँ पर नदियों के बाढ़ का जल नहीं पहुंच पाता है, भामर कहलाता है। जहाँ पर नदियों के बाढ़ का जल प्रतिवर्ष पहुंच करके मिट्टी की नई परत को बिछा देता है, उसको खादर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। ये इसका भौगोलिक वर्गीकरण है। इसके अलावा इसका प्रादेशिक वर्गीकरण भी है, जिसमें पंजाब हरियाणा का मैदान। ये जो क्षेत्र है ये पंजाब हरियाणा का मैदान कहलाता है। पंजाब हरियाणा का जो ये मैदान है, ये पंजाब हरियाणा का मैदान, समझेंगे? ये सतलज रावी
और उनकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित मैदान है ये, और सब बड़ा उपजाऊ मैदान है। यहाँ पर भूमिगत जल स्तर बहुत ऊंचा है, मीठे पानी है, नदी नहरी सिंचाई है, और इसमें नदियों के सहारे 10-20 किलोमीटर तक बाढ़ग्रस्त क्षेत्र पाए जाते हैं। उन बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों को बेट भूमि कहते हैं। क्या कहते हैं? बेट भूमि। बाढ़ग्रस्त क्षेत्र को बेट भूमि कहते हैं। पंजाब हरियाणा का मैदान, यहीं पर नदियों ने कई कई गहरे गहरे खड्ड बना दिए हैं, ऊबड़ खाबड़ भूमि बना दिए, गहरे गहरे खड्ड बना दिए, और जो कृषि के लिए अनुपयुक्त है। ऐसे बीहड़ व खड्डयुक्त क्षेत्र को चो भूमि कहते हैं। बेट भूमि और चो भूमि ये पंजाब हरियाणा में अधिक पाई जाती है। बेट भूमि बाढ़ग्रस्त क्षेत्र को कहते हैं जो नदियों के दोनों ओर फैला हुआ है। चो भूमि उसको कहते हैं जहाँ पर नदियों ने गहरे गहरे खड्ड और बीहड़ बना दिए। ठीक है नहीं? ये यहाँ पर अनेक दोआब है, यानी दो नदियों के बीच का क्षेत्र है। विस्त दोआब, बारी दोआब, समझे, चाज दोआब, चिनाब और ब्यास नदियों के बीच का चाज जो दोआब कहलाता है, विस्तवारी दोआब, जिसमें ये दो नदियों के बीच का जो भाग है उसको विस्तवारी दोआब कहते हैं। यहाँ पर ये विस्त दोआब है, यहीं पर चारी दोआब है, समझे नहीं? यहाँ पर छोटी छोटी नदियाँ बहती हैं। इसी में प्राचीन समय की दृष्टि नदी घग्गर का मैदान है। घग्गर नदी में शुष्क रहती है, वर्षा काल में कभी कभी उसमें पानी आता है। दूसरा है गंगा का मैदान। ये गंगा का मैदान है, गंगा और यमुना का मैदान। गंगा या यमुना का मैदान, ये दूसरा मैदान है। ये गंगा व उसकी सहायक नदियों जिसमें यमुना है, रामगंगा है, कोसी है, गंडक है, घाघरा है, चंबल है, सोन है, केन है, बेतवा है, समझे ना? ये जितनी भी नदियां हैं कुछ प्रायद्वीपीय भारत से जाती हैं और कुछ उत्तर हिमालय से आती हैं। ये सभी नदियां गंगा व यमुना नदियों में आकर के मिलती हैं। इन सभी नदियों के द्वारा जमा किया हुआ ये जो गंगा यमुना का जो मैदान है, इसका नाम रखा गया है। यहाँ कांप मिट्टी सबसे उपजाऊ है, कांप मिट्टी के जमाव हैं, कृषि के लिए उपयुक्त है ये क्षेत्र। ये उत्तर प्रदेश में फैला हुआ है, ज्यादातर उत्तरांचल और उत्तर प्रदेश में फैला हुआ है। सब कुछ हिस्सा झारखंड में भी है, कुछ हिस्सा बिहार में भी पाया जाता है। इसमें इसको इधर तो रोहेलखंड का मैदान कहते हैं पूरब की ओर, इधर अवध के मैदान के नाम से जाना जाता है। जो अयोध्या फैजाबाद जिलों में फैला हुआ है जो मैदान, उसको अवध का मैदान कहते हैं। इधर रोहेलखंड का मैदान कहते हैं, इधर बघेलखंड का मैदान कहते हैं। झांसी की तरफ, झांसी बीना बगीना का जो क्षेत्र है वो बघेलखंड के मैदान के नाम से जाना जाता है। इसमें ये अनेक प्रकार के रेत के टीले, कई कई स्थानीय भाषा में इनको भूड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? भूड़। बड़े बड़े रेत के टीले पाए जाते हैं, कहीं कहीं इकट्ठी कर देती है नदियां, तो उसको भूड़ कहते हैं। इधर इसको बिहार या कोसी के मैदान के नाम से भी जाना जाता है, बिहार का मैदान कहते हैं, समझे नहीं? यहाँ पर्वतीय क्षेत्रों में द्वार के नाम से जाना जाता है। पर्वतीय क्षेत्रों में जो घाटी मैदान है उसको द्वार कहते हैं, और उन द्वारों में चाय की कृषि की जाती है। चाय के बागान अधिक पाए जाते हैं इधर की तरफ। तीसरा जो है वो गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान है। ये जो मैदान है वो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के मैदान के नाम से जाना जाता है। इसमें कहीं कहीं यहाँ ज्वार भाटे का जल, जब ज्वार भाटा आता है तटीय क्षेत्रों में, तो ज्वार का जल जिन क्षेत्रों निचले स्थानों में भर जाता है और हमेशा जलमग्न रहते हैं, उनको उसको बिल भूमि कहते हैं। क्या कहते हैं? बिल भूमि। और जिन क्षेत्रों में ज्वार का जल नहीं पहुंच पाता है, ऐसे ऊंचे स्थान है जो पुरानी कांप मिट्टी से निर्मित है, उसको बेट भूमि कहते हैं। क्या कहते हैं? बेट भूमि। बिल भूमि में जूट धोने का काम किया जाता है। यहाँ के जो मजदूर और कृषक वर्ग है वो जूट धोने का काम करते हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल में जूट उद्योग है, समझे नहीं? तो यहाँ इस मैदान में बिल भूमि और
चर, ये दो बेलभूमि, जो इसमें जिन स्थानों पर ज्वार का जल प्रतिवर्ष आकर के भर जाता है, जो हर समय जल से भरे रहते हैं, जो धोने के काम आते हैं, बेलभूमि कहलाती है। और वे ऊंचे मैदान जिनमें ज्वार का जल नहीं पहुंच पाता है, वो चर भूमि के नाम से जाने जाते हैं। इनमें सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है कृषि के समय। तो आगे ये ब्रह्मपुत्र का मैदान है, यहाँ ये जो थोड़ा सा असम में जो ठहरा हुआ है लंबा लंबा सकड़ा सा, ये ब्रह्मपुत्र का मैदान के नाम से जाना जाता है। यह ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा असम में उपजाऊ मैदान की रचना की है। ये चावल की कृषि के लिए विश्वविख्यात है, चावल की कृषि के लिए जाना जाता है, समझे नहीं। और झूमिंग कृषि भी इसमें होती है। यहाँ पर ये ब्रह्मपुत्र नदी है, यहाँ पर आती है। यहीं पर दाही, देहांग, मानस, उत्तरी देहांग, दिवांग आदि नदियाँ आकर के ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। और ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ असम में उपजाऊ मैदान का निर्माण करते हुए मेघालय में प्रवेश करके पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश में प्रवेश करती है। यमुना, पद्मा आदि के नाम से वो गंगा नदी मिलकर के सुंदरवन डेल्टा बनाती है। सुंदरवन डेल्टा बनाती हुई पश्चिम बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ये इसका प्रादेशिक वर्गीकरण है। पंजाब हरियाणा का मैदान, गंगा यमुना का मैदान, समझे नहीं, गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान है यहाँ पर। और ये खाड़ी जिसमें बेलभूमि चरभूमि पाई जाती है, ब्रह्मपुत्र और गंगा दोनों नदियों का मैदान है। यहाँ पर दोनों नदियाँ आकर के मिलती है। और ये जो मैदान है वो सिर्फ असम में जो पाया जाता है वो ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान है। और ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान बांग्लादेश में भी पाया जाता है, क्योंकि वो बांग्लादेश में प्रवेश कर जाते हैं। लेकिन बांग्लादेश से इसकी एक शाखा पद्मा यमुना के नाम से गंगा में मिलकर के सुंदरवन, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरवन डेल्टा। यहाँ पर सुंदरी वृक्ष पाया जाता है। और इस सुंदरवन डेल्टा में ये डेल्टा बनाती है बंगाल की खाड़ी में, ये नदी का गिर जाती है। इस मैदान की बड़ा महत्व है हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था में, क्योंकि विश्व की जितनी भी प्रकार की फसलें, चाहे वो खाद्यान्न फसलें हैं, चाहे वो नकदी फसलें हैं, चाहे वो औद्योगिक फसलें हैं, चाहे वो रेशेदार फसलें हैं, ये सारी फसलें इसी मैदान में होती हैं। यहाँ पर कृषि की बहुत अधिक संभावनाएं, कृषक है, भूमि का जल स्तर ऊंचा है, मीठे पानी है, नदियां नहरी सिंचाई है। इन सभी मैदानों में तो ये धनाढ़ देश हैं, जो संपूर्ण देश के खाद्यान्न की पूर्ति करते हैं और कुछ निर्यात भी कर देते हैं। इतना खाद्यान्न यहाँ पर होता है। उद्योगों की आपूर्ति भी यहीं पर, कपास, जूट, गन्ना, चाय, ये जितने भी है सब यहीं पर होते हैं। गेहूं, चावल इसी में होता है। तो ये सारे खाद्यान्नों की दृष्टि से विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या का भरण पोषण करने में सक्षम ये उत्तर भारत का विशाल मैदान है। यहाँ तक कि हम आपको इतना ही आज पढ़ाएंगे। कल हम थार मरुस्थल और प्रायद्वीप के बारे में दक्षिण भारत के पठार का अध्ययन कराएंगे आपको। धन्यवाद।